कई वर्षों तक वैज्ञानिक प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते रहे, लेकिन कई प्रयोग किए गए और वैज्ञानिकों का अथक प्रयास ही रहा जिसके वजह से आज हम जानते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ रहा। तो डीएनए के लिए कई प्रयोग किए गए, जिसमें से मुख्य रूप से 3 प्रयोग आप में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए बारी बारी से उन तीनों प्रयोग को जनरल रूप से समझ लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल रूप से भी आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहला जो प्रयोग था वो था ग्रिफिथ का, सबसे पहला प्रयोग था ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग। इसको आप पहले भी समझ चुके हो, कुछ जनरल बातें यहां पर समझा देते हैं। और दूसरा जो प्रयोग था, दूसरा प्रयोग 3 वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर दिया था। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। नाम याद रहेगा, मैकार्टी ने। जब भी एग्जाम में दिया जाएगा तो इनके नाम मेंशन किए जाएंगे, लेकिन नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इजी नाम है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट की क्लास में आप अगर इतना नहीं याद कर पाते हैं तो समस्या आपके लिए जरूर होगी। तो एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग क्लियर है। और इसके बाद जो तीसरा प्रयोग हमें पढ़ना है वो है हर्शे तथा चेज का प्रयोग। हर्शे तथा चेज का प्रयोग, ठीक है। अब बारी बारी से इन प्रयोग के बारे में बात करते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तभी माना जाएगा जब ये प्रूव होगा। इससे पहले प्रोटीन को माना जा रहा था वैज्ञानिकों के द्वारा। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में किसने वर्क किया? ग्रिफिथ जी ने वर्क किया। और कब किया? 1920 में। कब किया? 1920 में, याद रहेगा। कब किया? ग्रिफिथ ने 1920 में। क्या किया? एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है डिप्लोकोकस। क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये न्यूमोनिया काज करने का एक बैक्टीरिया है, क्लियर है। ग्रिफिथ ने 1920 में एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन प्राप्त किए। 2 स्ट्रेन, एक था उग्र स्ट्रेन जिसे यस प्रकार मान लिया गया, क्लियर है। और दूसरा था अनुग्र स्ट्रेन। ये सब जब आप बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो आप बैक्टीरिया में पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके स्ट्रेन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार के स्ट्रेन प्राप्त किए और इसको मान लिया आर प्रकार। क्या मान लिया? आर प्रकार का मान लिया। इतनी बात समझ में आई कि 1920 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी का जब प्रयोग कर रहे थे उन्होंने 2 प्रकार की प्रभेद इसके प्राप्त कर लिए। और जब क्या करते हैं वो, इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या क्या? चूहे का इस्तेमाल किया। और सबसे पहले उन्होंने जो यस प्रकार का है, यस प्रकार का स्ट्रेन हम यहां लिख देते हैं, यस स्ट्रेन, इसको किसमें इंटर कराया? चूहे में इंटर कराया। किसमें इंटर कराया? चूहे में इंटर कराया। तो इन्होंने देखा कि चूहे में कौन सा रोग हो जाता है? निमोनिया रोग हो जाता है, क्योंकि जो ये उग्र स्ट्रेन है या यस स्ट्रेन है ये निमोनिया काज करता है, अर्थात निमोनिया रोग फैलाता है या निमोनिया रोग करता है, क्लियर। और जबकि जो अनुग्र स्ट्रेन है जिसे हम आर प्रकार कहते हैं वो निमोनिया काज नहीं करता है। तो जब इन्होंने यस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा निमोनिया पॉजिटिव हो गया और निमोनिया के कारण चूहा क्या हो गया? मर गया। चूहा मर गया। इतनी बात तो आसानी से आपको समझ आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कराया कि आर स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया। चूंकि आर स्ट्रेन जो है वो अनुग्र है
अर्थात ये निमोनिया को काज नहीं करता है, और जब निमोनिया काज नहीं करेगा तो चूहे की डेथ भी नहीं होगी। और ऐसे स्टेट में जो चूहा था वो कैसा रहा, जीवित रहा। क्लियर है, जीवित रहा। अब इन्होंने कहा इस प्रयोग को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, और जो यस स्ट्रेन था निमोनिया को काज कर रहा था उसको क्या किया, यस स्ट्रेन को इन्होंने, यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जिससे कि वो क्या हो जाए, मर जाए। तो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब जब यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया गर्म हो गए तो ये कैसे हो गए, मृत हो गए। यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जब गर्म हुए तो मृत हो गए। अब यस स्ट्रेन मृत बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, चूहे में इंजेक्ट कराया। जब चूहे में इन्होंने इंजेक्ट कराया तो चूहा में निमोनिया होगी ही नहीं, क्योंकि वो कैसा है, मृत है। तो चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। चूहा जीवित रहा। अब फिर इन्होंने क्या कराया कि चूंकि आर से चूहा जीवित रह रहा था तो इन्होंने जो यस स्ट्रेन मृत है उसको आर के साथ जोड़ करके उसका मिश्रण इंजेक्ट कराया। तो क्या करते हैं, यस स्ट्रेन मृत किसके कारण मृत है, ताप के कारण। किसके कारण, ताप के कारण। क्लियर है, यस स्ट्रेन मृत, और इसमें इन्होंने क्या मिक्स किया, आर स्ट्रेन को मिक्स किया। आर स्ट्रेन को मिक्स किया और जब इस मिक्सचर को चूहे में इंजेक्ट कराया, अब ये चूहा बार बार चेंज हो जा रहा है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये चूहा मर गया था फिर इस चूहे में दूसरा इंजेक्ट कराया तो ये जीवित हो गया। ये चूहे सब अलग अलग है ना। तो आर स्ट्रेन मृत था, सॉरी यस स्ट्रेन मृत और आर स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, मिक्स करके जब चूहे में प्रवेश कराया तो क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। चूहा जो है वो मर जाता है, चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है, यहां लिख देते हैं, या चूहा मर गया लिख दीजिए, मर गया। क्लियर है। तो इससे इनको एक नतीजा मिला और वो नतीजा यह था कि कुछ तो है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन यस स्ट्रेन के रूप में कर रहा है, क्योंकि यस स्ट्रेन ही मौत को काज कर रहा था, मृत्यु को दे रहा था, मृत्यु ला रहा था या निमोनिया को काज कर रहा था। इन्होंने सिर्फ इतना ही अंदाजा लगाया इस प्रयोग से, और इस प्रयोग से इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें रूपांतरण का गुण होता है। क्लियर है। इस प्रयोग से उन्होंने इस रासायनिक पदार्थ के रासायनिक संगठन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई और ना ही दिया था। तो ये था प्रयोग ग्रिफिथ का। क्लियर है कि ग्रिफिथ ने यस स्ट्रेन चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया, आर स्ट्रेन प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा, फिर यस स्ट्रेन को इन्होंने मार दिया, उस बैक्टीरिया को गर्म किया, बैक्टीरिया मर गया और उसको प्रवेश कराया तो चूहा जीवित रहा। फिर उस मरे हुए यस स्ट्रेन के साथ में जब आर वाले स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स करा के उसके मिश्रण को इंजेक्ट कराया तो क्या हो जाता है, आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में रूपांतरित हो जाता है, जिस कारण वो उग्र बैक्टीरिया का काम करने लगता है और जिससे चूहे में निमोनिया हो जाता है और चूहा मर जाता है। इससे एक अंदाजा हो जाता है या एक बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पदार्थ ऐसा है जो रूपांतरण को जन्म देता है। और यहीं से एक क्वेश्चन एराइज हुआ कि आखिर वो कौन है, कौन है जो रूपांतरण को जन्म दे रहा है। और इस बात को सिद्ध किया इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के द्वारा। तो जब आप रिलेट करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना, इस समय आप इसको अच्छे से समझेंगे जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आना ही है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको अच्छे से समझ लें। तो अब हम किसकी बात करते हैं, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी के प्रयोग का। तो एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी नाम के तीन वैज्ञानिकों ने सन 1944 में कब किया था, 1944 में जो ये रूपांतरण यहां पर हो रहा था आर स्ट्रेन का यस स्ट्रेन में, इसके जैव रासायनिक की विवेचना करने का
प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने इस यस स्ट्रेन मृत जो बैक्टीरिया था उसके रसायन को 3 भागों में विभक्त कर लिया। 3 भाग कौन कौन से थे समझने का प्रयास करिएगा। 3 भागों में इन्होंने एक उसके कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा उसके डीएनए को अलग कर लिया और तीसरा उसके प्रोटीन भाग को अलग कर लिया। अब इससे आपको यह अंदाजा जरूर हो जाएगा कि आप अगर ये तीनों द्वारा प्रयोग कराएंगे तो इससे जरूर ये पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या प्रोटीन कौन आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया कि इसमें कुछ एंजाइम्स की हेल्प लिया और एंजाइम्स की जब इन्होंने हेल्प लिया जिससे क्या हो जाता था कि कुछ निष्क्रिय हो जाते थे और कुछ सक्रिय रहते थे। और इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यस स्ट्रेन जो मृत थे उनके साथ साथ में इन्होंने इन तीनों पदार्थों को क्या किया, इन तीनों पदार्थों को मिक्स कर दिया। अर्थात इसमें क्या क्या मिक्स कर दिया, कार्बोहाइड्रेट प्लस डीएनए और प्लस प्रोटीन। अब इससे क्या कराया इन्होंने, इसको किससे मिक्स कराया, आर स्ट्रेन से। किससे, आर स्ट्रेन से। और इन्होंने देखा कि रिजल्ट क्या होता है, रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण होता है। अर्थात जैसे यस, आप समझिएगा, जो यस था वो तो मृत था, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया होने ही नहीं चाहिए, लेकिन जब इन्होंने ऐसा कराया और आर स्ट्रेन से मिक्स कराया तो रूपांतरण होता है और जो कॉलोनी बनती है तो उसमें कुछ यस स्ट्रेन की बैक्टीरिया होती हैं और कुछ आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया होती है, कुछ आर की होती है और कुछ यस की होती है। अर्थात उसमें दोनों प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जबकि यस स्ट्रेन तो कैसा था, मृत था, अर्थात इसकी बैक्टीरिया बिल्कुल भी पाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन रूपांतरण हुआ तभी तो कुछ आर स्ट्रेन। समझिए आप, ये कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं। अभी इसको मैं थ्योरेटिकल वे में भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तब भी आपको समझ आ जाएगा। आप अगर अभी से समझ जाएंगे तो आगे चल करके आपके लिए राह और भी आसान हो जाएगी समझने की। तो आप समझिएगा, जब आर स्ट्रेन जीवित है, ये कैसा है, जीवित है, और ये मृत है। ये कैसे मृत है, तो आगे चल करके कैसे बननी चाहिए कॉलोनी, या कैसे बैक्टीरिया होने चाहिए, आर स्ट्रेन वाले ही होने चाहिए। लेकिन ये यस स्ट्रेन जो मृत था, ये क्या करता है, आर स्ट्रेन का रूपांतरण कुछ यस में हो जाता है और इस कॉलोनी में आर और यस दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये जब इन्होंने प्रयोग किया, अब इसके बाद इन्होंने जानते हो क्या किया, अब इन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए जानते हो क्या किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल न्यूक्लिक पदार्थ है ही नहीं, या इसको हम कह सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ हो ही नहीं सकता, तो इसको मेंशन करने का कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने क्या किया कि एक एंजाइम, विशेष एंजाइम का इस्तेमाल किया जिससे जो न्यूक्लिक अम्ल था, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर उसमें से उपस्थित है, क्या उपस्थित है, आरएनए भी उपस्थित है, तो उसको भी बाहर इन्होंने एंजाइम्स की मदद से निकाल लिया। तो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को इन्होंने लिया अपने प्रयोग के दौरान। तो जब पहला प्रैक्टिकल कराया उन्होंने, यह पहला प्रयोग किया तो उसमें देखा कि रूपांतरण संभव हुआ। अब इस बार, अगली बार जब इन्होंने क्या किया, अगली बार इन्होंने किया कि यस स्ट्रेन मृत थे, यस स्ट्रेन मृत, और प्लस इसमें क्या क्या ले लिया, जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखने के बजाय आप आरएनए लिखिएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट वैसे भी साथ साथ में ट्रांसफर होगा, अगर लिखा है तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने लिया यस स्ट्रेन मृत और साथ साथ में डीएनए लिया और इसके साथ में जानते हो क्या मिक्स कर दिया, आरएनएज मिक्स कर दिया। आरएनएज क्या करता है, आरएनएज करता है आरएनए को निष्क्रिय कर देता है या आरएनए को अलग कर देता है। तो इन्होंने ले लिया आरएनएज ले लिया, क्या ले लिया, आरएनएज ले लिया और प्रोटीनेज ले लिया, प्रोटीनेज। तो प्रोटीनेज भी
प्रोटीन का एंजाइम होता है, अर्थात इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि प्रोटीन और आरएनए अब आगे क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि रूपांतरण होता है कि नहीं होता है। अगर हो गया तो रूपांतरण में इनका योगदान नहीं था, इनका योगदान नहीं था, तब तो इनके निष्क्रिय होने के बावजूद भी हमारा रूपांतरण हो गया। तो इस प्रयोग को जब इन्होंने आगे बढ़ाया और इसको आर स्ट्रेन से क्रिया कराया तो इन्होंने देखा कि रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है, अर्थात दोनों प्रकार की कॉलोनी बनती हैं, आर प्रकार की भी और यस प्रकार की भी। तो इससे ये अंदाजा हो गया कि आरएनए और प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक पदार्थ या हम कह सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं है क्योंकि रूपांतरण में भाग नहीं ले रहे। लेकिन इस प्रयोग को 100% प्रूव करने के लिए इन्होंने एक इसी के साथ एक बार और प्रयोग किया और उसमें इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन मृत प्लस इस बार इन्होंने क्या किया, डीएनए का एंजाइम ले लिया, डीएनएज क्या ले लिया, डीएनएज ले लिया और प्लस आरएनए और प्लस प्रोटीन, अर्थात ये आरएनए और प्रोटीन तो सक्रिय अवस्था में है। अगर इन अनुवांशिक पदार्थ ये होते तो रूपांतरण करवाते, लेकिन अभी देखो क्या होगा। अब जब इसका इन्होंने कराया आर स्ट्रेन के साथ में तो क्या हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। अर्थात हमें पता चल गया कि रूपांतरण के लिए कौन जिम्मेदार था, तो वो जिम्मेदार है डीएनए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब हमारा जो तीसरा प्रयोग है उसको भी समझा देता हूं, फिर इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझाते हैं। तो अब देख लेते हैं, हमारा प्रयोग है हर्शे तथा चेज का प्रयोग और अधिकतर एग्जामों में यही पूछा जाता है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि इस बार एग्जाम में इसके आने के चांसेस 100% बनते हैं, यानी बहुत ज्यादा बनते हैं कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि हर्शे तथा चेज का प्रयोग से सिद्ध करिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्शे तथा चेज ने पूर्ण रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। और कैसे सिद्ध किया ये जानिए। इन्होंने 1950 में क्या किया, एक प्रयोग किया और उस प्रयोग को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो फिर समस्या आ जाएगी क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दो अलग अलग संवर्धन कक्ष बनाए। एक संवर्धन कक्ष में इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उसका नाम था एशेरिकिया। क्या नाम था, एशेरिकिया कोलाई, नाम याद रहेगा। एक बैक्टीरिया लिया एशेरिकिया कोलाई और उसको दो अलग अलग माध्यमों में संवर्धित किया। एक माध्यम में इन्होंने क्या किया, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर के माध्यम में इसको संवर्धित किया। रेडियो एक्टिव सल्फर अर्थात इसको गंधक भी हिंदी में बोलते हैं। रेडियो एक्टिव गंधक के माध्यम को लिया और दूसरी तरफ था रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अगर इनका हम प्रतीक लिखना चाहें तो रेडियो एक्टिव सल्फर का हो जाएगा यस, और सल्फर का होना चाहिए था 32 लेकिन इसका होता है 35। कितना, 35। तो हम लिख सकते हैं इसका यस 35। क्लियर, यस 35। और इधर ले लेते हैं फास्फोरस का 32। तो ये है इसका रेडियो एक्टिव स्वरूप। और दोनों माध्यमों में इन्होंने किसको, एशेरिकिया कोलाई को संवर्धित किया, अर्थात जो इधर की बैक्टीरिया होगी वो एशेरिकिया कोलाई जो होगी वो रेडियो एक्टिव सल्फर से संक्रमित होगी। रेडियो एक्टिव सल्फर अर्थात उसमें होगा और इधर वाले में होगा रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का वायरस होता है, जिसे हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। इसको आप इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे।
जीवाणु भोजी। चलिए जीवाणु भोजी अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। वायरस की 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो जंतुओं पर आक्रमण करती है और जंतुओं में रोग फैलाती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो पौधों में रोग पहुंचाती है और तीसरी कैटेगरी होती है जो बैक्टीरिया को खाती है और इसीलिए इनको जीवाणु भोजी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इनको इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ, एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज T2 इन्होंने लिया और मान लेते हैं कि ये था हमारा बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया और इसके ऊपर इन्होंने, इसमें क्या पाया जा रहा है आप ऐसे अंदाजा लगाइए, इसमें पाया जा रहा है सल्फर 35 और इधर बैक्टीरिया है, इसमें पाया जा रहा है फास्फोरस 32। अब जो फास्फोरस होता है वो हम जानते हैं किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, जबकि सल्फर किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन और डीएनए का कंपटीशन हो रहा है, जो जीतेगा वही अनुवांशिक पदार्थ होगा। अब क्या किया, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज का चित्र ऐसे होता है। बैक्टीरियोफेज का चित्र कुछ ऐसे होता है, इसको नेक बोलते हैं, है ना, और इसको हेड बोलते हैं। यहाँ पे इसकी टेल पाई जाती है। क्लियर? तो बैक्टीरियोफेज का इस पे क्या करा दिया? अटैक करा दिया। क्या कराया? अटैक करा दिया। अब जब बैक्टीरियोफेज का अटैक कराया तो इस बैक्टीरियोफेज का हम मान लेते हैं, इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन भाग होगा, कौन सा भाग होगा? प्रोटीन भाग होगा, वो रेडियो एक्टिव सल्फर से संक्रमित हो जाएगा, अर्थात रेडियो एक्टिव सल्फर से अंकित हो जाएगा। मतलब हम समझ गए कि इस वायरस का या इस जीवाणु भोजी का जो ये प्रोटीन खोल है उसमें क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर है। कॉमन सी बात है, समझ आ गई होगी कि इसके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब ऐसे ही जब इस पे इसको हमने उगाया, इस पर उगाया, तो फास्फोरस किस में होता है? डीएनए में होता है, तो प्रोटीन में कहा जाएगा। ये जाएगा इसके न्यूक्लिक अम्ल में। तो इसके न्यूक्लिक अम्ल में कौन हो गया? P32 और इसके प्रोटीन खोल में कौन हो गया? S35। बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, इन बैक्टीरियोफेज को अलग करा लेते हैं। काहे? इनको पहले संक्रमित किया, अब इसके बाद इनको अलग अलग सामान्य बैक्टीरियो पर अटैक करवाएंगे और देखेंगे कि ये कौन सा गुण उन पर छोड़ते हैं। तो अब क्या किया, इनको अलग करा लिया, इनको अलग कर लिया और इनको अलग कर लिया। अब हमने लिया सामान्य बैक्टीरिया जिसमें कोई भी संक्रमण नहीं था या इसमें हमने कोई भी प्रयोग नहीं किया था इससे पहले, और ये वाला बैक्टीरियोफेज ला करके इस पे जब अटैक कराया, क्या कराया? इस पे अटैक कराया, तो जाहिर सी बात है इसका जो डीएनए है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। इधर से भी एक अटैक करा दीजिए। संवर्धन कक्ष में प्रयोग होते हैं, तो इधर से जब अटैक कराया तो इसका डीएनए इसमें प्रवेश कर गया। ऐसे इधर भी प्रयोग करते हैं। ये हमने लिया बैक्टीरिया और इस पे बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया, जिससे क्या होता है, इसका डीएनए आकर के इसमें प्रवेश कर गया। ऐसे इधर भी प्रयोग कराइए, ये और ये क्या किया, इसका डीएनए इसके अंदर इंटर कर गया। अब इसके बाद जब अपकेंद्रण होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो ये अलग हो जाते हैं, बैक्टीरिया से ये अलग हो जाते हैं और प्रोटीन खोल हो जाता है अलग। प्रोटीन खोल हो गया अलग। अब हम बैक्टीरिया का टेस्ट करते हैं जिसके अंदर इनके डीएनए थे, जिसके अंदर इनके डीएनए थे। क्लियर? अब ये डीएनए का जब हमने टेस्ट किया बैक्टीरिया का, तो हमने पाया कि इस बैक्टीरिया में किसी भी रूप में S35 नहीं मौजूद है, नहीं पाया गया। और जबकि इसमें पाए जाने वाले डीएनए में फास्फोरस 32 पाया गया। बात समझो, फास्फोरस 32 पाया गया, अर्थात डीएनए पारगमन करता है, अंतरण करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो जाता है, रूपांतरण करता है। और इस तरह से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है,
जबकि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होती तो यस-35 जो प्रोटीन खोल पर पाया जाता था वो इसके अंदर ट्रांसफर जरूर होती, चाहे खोल अगर बाहर भी निकाल दिया जाता तब भी इससे कुछ न कुछ तो यस-35 इसमें ट्रांसफर ही होता। लेकिन इसमें हमने देखा कि लगभग 85% जो संक्रमित था डीएनए वो पहुंचा किसमें, बैक्टीरियल सेल में पहुंचा। चलिए, अगर अभी तक आपको ये तीनों प्रयोग नहीं समझ में आए तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर और इन तीनों प्रयोग को हम बारी बारी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे। हमने आपका समय आज अधिक लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तीनों प्रयोग बहुत टिपिकल हो जाते हैं समझना। यदि आप अच्छे से आज तीनों प्रयोग समझ जाएंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हाँ सर मुझे तीनों प्रयोग समझ आ गए, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। ओके, तो चलिए बात करते हैं डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रमाण जो होते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 3 आपके सिलेबस में मेंशन है और तीनों को हम बारी बारी से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, तो आप एक एक बातों को बहुत बारीकी से समझिएगा जिससे आपको दोबारा कभी भी लर्न करना ना पड़े। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने सन 1920 में प्रमाणित किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और उन्होंने निमोनिया रोग के बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 विभेदों का पता लगाया, अर्थात 2 स्ट्रेनों का पता लगाया, जिसमें से पहला था उग्र विभेद और इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, इसे यस स्ट्रेन माना गया। और अगला था अनुग्र विभेद, नॉन वायरुलेंट अर्थात आर प्रकार के बैक्टीरिया, इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे। अब इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर गया, क्योंकि चूहे को हो गया निमोनिया और निमोनिया के जकड़ लेने से चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट था इन्होंने आर स्ट्रेन को क्या किया, चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन जो था वो निमोनिया काज नहीं कर रहा था और निमोनिया ना होने के कारण चूहा जीवित रहा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन को इन्होंने गर्म कर दिया। ग्रिफिथ ने यस स्ट्रेन के जीवाणु को गर्म किया जिससे वे मर गए। अब मृत यस स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर चूहा जीवित रहा, क्योंकि वो निमोनिया को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। परंतु जब मृत यस स्ट्रेन जीवाणु एवं आर स्ट्रेन जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर गया। इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन ताप से मृत को चूहे में स्थानांतरित कराया तो चूहा जीवित रहा, क्योंकि निमोनिया उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने यस स्ट्रेन ताप से मृत वाले को आर स्ट्रेन जीवित वाले में मिक्स कराया और चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर गया, क्योंकि कुछ आर स्ट्रेन किसमें चेंज हो गए थे, यस स्ट्रेन में चेंज हो गए थे, अर्थात रूपांतरित हो गए थे। तो इससे ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृत यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से सजीव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई ऐसा पदार्थ पारगत हुआ है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित कर देता है। लेकिन इस पदार्थ के बारे में पूरी डिटेल ये नहीं दे पाए, और इस पदार्थ के बारे में डिटेल पूरी कौन देगा, वो देंगे अगले एक्सपेरिमेंट करने वाले हमारे 3 वैज्ञानिक, और उन तीनों वैज्ञानिक का नाम है एवेरी, मैकलियार्ड तथा मैकार्टी। एवेरी, मैकलियार्ड तथा मैकार्टी। एक्सपेरिमेंट ऑफ एवेरी, मैकलियार्ड और मैकार्टी। सन 1944 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, तीनों वैज्ञानिकों ने रूपांतरण के जैव रासायनिक विवेचना हेतु एक प्रयोग किया। उन्होंने मृत यस प्रकार के जीवाणु से प्राप्त जैव रसायनों को 3 घटकों में विभाजित किया, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट
और प्रोटीन, और इसके बाद डीएनए वाले भाग को पुनः दो भागों में विभक्त किया। एक भाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज यानी डीएनएज तथा दूसरे भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला। ये एंजाइम डीएनए तथा आरएनए को पृथक कर देते हैं और इसके बाद चार तत्वों को, कौन कौन से चार तत्व थे? कार्बोहाइड्रेट यस प्रकार, प्रोटीन यस प्रकार, डीएनए और डीएनएज यस प्रकार तथा डीएनएज एस प्रकार को क्या किया इन्होंने? डीएनए प्लस डीएनएज है ये यहाँ पे, डीएनए प्लस डीएनएज यस प्रकार तथा डीएनएज एस प्रकार को अलग अलग संवर्धन कक्ष में डाला गया जिनमें आर प्रकार के जीवाणु थे। अर्थात आर प्रकार के जीवाणु पहले से मौजूद थे और उनमें इनको डाला गया। अब इसके बाद चेक किया जाएगा कि रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। प्रयोग के कुछ समय के पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रकार के उग्रता विशेषक डीएनए पर ही उपस्थित होते हैं, अदर पे उपस्थित नहीं होते। अर्थात कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या आरएनए हो गया, तो जो उसके विशेषक थे वो किस पे उपस्थित थे? वो उपस्थित थे डीएनए पर। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही वह रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत होता है, अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए इनके प्रयोग को रेखा चित्रों से समझ लेते हैं। ताप से मृत यस स्ट्रेन प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए, जब आर स्ट्रेन में इन्होंने इंजेक्ट कराया तो रूपांतरण हुआ, क्योंकि हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ डीएनए प्रेस है और वो जाके रूपांतरण करेगा। और यहाँ पर दो प्रकार की कॉलोनी मिली, आर प्रकार की और यस प्रकार की, दोनों प्रकार की कॉलोनी मिली। किनकी? बैक्टीरिया की। नेक्स्ट था ताप से मृत यस स्ट्रेन डीएनए। अब इसके बाद इन दोनों के एंजाइम डाल दिए जिससे प्रोटीन और जो आरएनए था वो निष्क्रिय हो जाएगा। आप चेक करेंगे कि रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आर स्ट्रेन पर इन्होंने इंजेक्ट कराया तो रूपांतरण हुआ, यानी प्रोटीन और आरएनए जो थे वो रूपांतरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने ताप से मृत यस स्ट्रेन में डीएनए डाल दिया जिससे कि डीएनए जो था वो निष्क्रिय हो गया, प्रोटीन और आरएनए सक्रिय रहे। ऐसी दशा में रूपांतरण नहीं हुआ, जिससे यह पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए तीसरे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रयोग है हर्शे तथा चेज का पारगमन प्रयोग, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे तथा चेज। हर्शे एवं चेज ने सन 1950 में एशेरिकिया कोलाई में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के अंतरण द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने क्या किया? उन्होंने दो प्रकार के फेज का अर्थ है बैक्टीरियोफेज, तो जहां जहां फेज लिखा मिलेगा आपको बैक्टीरियोफेज ही समझना है। वो बैक्टीरियोफेज एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर काज करते हैं रोग को और बैक्टीरिया को खाते हैं, इसलिए इनका नाम है बैक्टीरियोफेज। कण विकसित किए, एक प्रकार के फेज में रेडियो एक्टिव गंधक वाले बैक्टीरिया में विकसित किए तथा दूसरी प्रकार के फेज कण को रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले बैक्टीरिया में वर्धित किया, जैसा कि हमने आपको समझाया है। फिर सामान्य बैक्टीरिया को दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव फेज से अलग अलग संक्रमित किया गया। अब इससे होगा क्या? जो फास्फोरस वाला है वो अपनी जो अंक है वो सूचना को ट्रांसफर कर पाएगा, जबकि सल्फर वाला ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ समय पश्चात वारिंग ब्लेंडर द्वारा निलंबन को मत करके, अर्थात क्या किया गया? इसको अलग अलग सेंट्रीफ्यूज किया गया और इनके प्रोटीन खोल को अलग अलग कर दिया गया। परीक्षण अर्थात टेस्ट करने पर पता चला कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले फेज कणों ने अपना 85% रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियल कोशिकाओं में पारगत कर दिया है, अर्थात उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। किंतु रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम में वृद्धि करने वाले फेग कणों द्वारा गंधक बैक्टीरियल कोशिकाओं में पारगत नहीं हुआ। वो प्रोटीन के साथ ही प्रोटीन खोल में ही रह गया और उसमें नहीं पहुंच पाया। इस प्रयोग को समझने के लिए इन रेखा चित्रों को समझेंगे। तो इस रेखा चित्र में एक और लिया गया है जीवाणु जिसमें रेडियो एक्टिव गंधक से अंकित प्रोटीन संपुट है, अर्थात ये प्रोटीन पर क्या पाए जा रहे हैं?
रेडियो एक्टिव गंधक पाया जा रहा है, जबकि इसके डीएनए पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। क्लियर है। अब इनसे क्या कराते हैं, संक्रमण कराते हैं। एस्केरिया कोलाई, जरा एक बार कमेंट में आप लिखेंगे इस बैक्टीरिया का नाम, देखते हैं कितने लोगों को याद हुआ। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट लिखिए, एस्केरिया कोलाई लिखिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको याद हो गया है, क्योंकि ये प्रयोग जरूर आएगा एग्जाम में। लिख दिया एस्केरिया कोलाई। चलिए अब देखिए, इधर भी ऐसे संक्रमण कराया गया। अब होता क्या है, जब अनावरण कराया गया अर्थात इनके आवरण को खोल को दूर दूर किया गया और इसके बाद जब परीक्षण किया गया अपकेंद्रण के फलस्वरूप, तो पाया गया कि इधर की बैक्टीरियल कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव गंधकों का पता नहीं लगा, अर्थात इसमें गंधक नहीं पाया जा रहा था, जबकि इधर की बैक्टीरियल कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव फास्फोरस का पता लगा, अर्थात फास्फोरस ही पारगत हुआ है। और इससे पहले के प्रयोगों में देखा था कि डीएनए ही क्या हो रहा था, रूपांतरित हो रहा था। और चूंकि जो फास्फोरस होता है वो डीएनए का होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्योंकि रेडियो एक्टिव गंधक के माध्यम में वृद्धि करने वाले फेग के प्रोटीन खोल में केवल एमिनो अम्ल किसकी यूनिट होती है, प्रोटीन की होते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले फेग में केवल डीएनए रेडियो एक्टिव होता है। और डीएनए रेडियो एक्टिव ही क्या होता है, पारगत हो पाता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो आज काफी लंबी वीडियो थी और हमने तीनों पोर्शन को कवर कर लिया और हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको ये जरूर समझ आए।